आप सभी को नमस्कार। मैं आदित्य अवस्थी, एएससी आरपीएफ, और विषय से संबंधित जो मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं एएससी आरपीएफ में हूँ और इससे पहले मैं एएससी क्राइम रेलवे बोर्ड हुआ करता था और 2010 से 15 के मध्य मैंने आईआरसीटीसी का जो इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम है, जिसमें आजकल टाउटिंग काफ़ी रैम्पेंटली हो रही है, उस सिस्टम में मैंने काम किया है। मुझे विषय दिया गया है ब्लैक मार्केटिंग एंड टाउटिंग ऑफ ई टिकटिंग। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो वर्ड हैं, ब्लैक और मार्केटिंग। ब्लैक से मतलब है कुछ काला, काला यानी कुछ इलीगल, और मार्केटिंग यानी खरीद फरोख्त। तो ये दो बेसिक एलिमेंट हैं सेक्शन 143 रेलवेज एक्ट, जिस पे हम लोग काम करते हैं, और ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं टाउटिंग पे केस बनाने के लिए। तो क्योंकि पीपीटी मेरा थोड़ा लंबा है, कुछ डिटेल में चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए डिसाइड किया है, तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे सेशन को मैं 5 पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पार्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि टिकटिंग और टाउटिंग का जो सिनेरियो है ओवर इंडियन रेलवेज, ये किस तरह से पिछले 10-12 साल में चेंज हुआ है। चेंज इन द सेंस कि जैसे जैसे टिकटिंग का पैटर्न चेंज हुआ, वैसे वैसे टाउटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ई टिकट टाउटिंग के चेक्स में। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं लगती है। हर केस अपने आप में यूनिक होता है और आपको परिस्थितियों के हिसाब से उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करनी पड़ती है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सर्च सीजर एंड फॉलो अप इंक्वायरी ई टिकट टाउट के केस में बताऊंगा। फोर्थ पार्ट मेरा कॉमन इरेगुलरिटी, कुछ अवेयरनेस, और केस स्टडी मैंने एक सिंगल आपके साथ शेयर करने के लिए डिसाइड किया है, जिसमें हमको पता चलेगा कि किस तरह से टीम वर्क की तरह काम किया जाता है, और लास्ट में क्या क्या इस पूरे सेशन से हम लोगों ने सीखा। सो लेट अस स्टार्ट विद पार्ट 1। इसमें स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये 143 का नंबर ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड ओवर इंडियन रेलवेज। इसका थोड़ा सा आप पैटर्न देखिए। 2012 से 2022, 2012 से ये जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग शुरू हुआ, और 2016 से फिर ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड पे है। तो ये 2016 में ऐसा क्या हुआ कि उससे पहले तो हम लोग डिक्रीजिंग ट्रेंड में थे, और उसके बाद हम लोग लगातार हर साल नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो 2016 तक यानी 15 तक हम लोग अवेयर नहीं थे कि टाउटिंग का जो पैटर्न है, टिकटिंग का जो पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है। एक्चुअली पहले काउंटर टिकट हुआ करता था, ई टिकट हम लोग अवेयर नहीं थे, जबकि धीरे धीरे नंबर ऑफ ई टिकट्स बढ़ते जा रहे थे। और आज की तारीख में स्टेटस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ रिजर्व टिकट्स आर बीइंग सोल्ड थ्रू इंटरनेट टिकटिंग ओनली। तो ये वो दौर था जब हम लोग कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, और जब हम अच्छी तरह से इसको सीख गए तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो 2017, 18, 19, 20, 21 एंड लेटेस्ट इज 2022, 5197 पर्सन्स वेयर अरेस्टेड लास्ट ईयर। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पूरे सिस्टम में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि ये जो 5197 की आप फिगर देख रहे हैं 2022 की, ये 50,000 तक जा सकती है। यस, आई रियली मीन इट, 50,000।
तो किस तरह से हम लोगों को चेक करना है, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इस स्लाइड में मैंने आपको टिकटिंग की डेफिनेशन दी है। कमर्शियल मैनुअल में लिखा है, एवरी पर्सन डिजायरस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे शैल अपॉन पेमेंट ऑफ फेयर ड्यू बी सप्लाइड विद अ टिकट। सिर्फ इतना लिखा है। अब ये टिकट जो है वो ब्रॉडली दो तरह का है। एक तो कार्ड टिकट जो पहले गत्ते वाला चलता था, उसके बाद फिर पेपर टिकट आया जिसको प्रिंटेड टिकट बोलते थे। लेकिन अभी जो है वो वर्चुअल टिकट भी आ गया है, जैसे हमारे मोबाइल में ही मैसेज आ जाता है। ये जो ई टिकट है इसको भी डिफाइन किया है आईआरसीटीसी ने अपनी साइट पे। मैंने आपको नीचे दिया है, टिकट मीन्स एंड टिकट इशूड बाय आईआरसीटीसी। It is an authorization to travel using our ticket booking facility for the specified journey over the network of Indian Railways. This mean an e-ticket. और नीचे e-ticket को किया है। तो बहुत पहले जब e-ticketing के केसेस हम लोगों ने करने शुरू किए थे तो बहुत सा लोगों को कंफ्यूजन था कि ये जो e-ticket है ये तो टिकट की डिफिनीशन में ही नहीं आता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसको समझे और कोर्ट में भी जब हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन के केसेस किए तो धीरे धीरे ये पता चल गया कि ये ई टिकट भी टिकट है। टाउटिंग ओवर इंडियन रेलवेज आप सभी लोगों को मालूम है, सेक्शन 143 में इसको डिफाइन किया गया है। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। जब भी आप केस करते हैं तो आपका पूरा फोकस इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट होने में होना चाहिए। तो नॉट बीइंग अ रेलवे सर्वेंट ये पहला इंग्रेडिएंट है, एन एजेंट ऑथोराइज दूसरा इंग्रेडिएंट है, और वन ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट है बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग टिकट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस पूरे सेशन की हेडलाइन थी, जो हेडिंग थी, वो ब्लैक मार्केटिंग। सो मार्केटिंग मीन्स बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग टिकट। हर केस में आपको खरीद फरोख्त का एलिमेंट जो है वो जरूर प्रूफ करना है, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो ये डेफिनेशन एक्ट में लिखी हुई है, आप सबको मालूम है। पनिशमेंट भी हम सबको मालूम है, अप टू 3 years और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। इसके अलावा मिनिमम फाइन का प्रोविजन है और एबेटमेंट का भी प्रोविजन है 143 में। अब इस रूट कॉज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली स्लाइड में देखा था कि इतना नंबर ऑफ पर्सन्स को अरेस्ट करने के बाद भी टाउटिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है। हम लोग 5,000 तक प्रोसिक्यूशन में आ गए, लेकिन फिर भी अभी टाउटिंग चल रही है। तो इसके बेसिकली 4 कारण जो मुझे समझ में आते हैं, और बहुत से हो सकते हैं। पहला तो है बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ये बड़ा बेसिक सा फंडा है, सबको मालूम है। जब तक नंबर ऑफ रिजर्व एकोमोडेशन लिमिटेड रहेंगी, उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो ये गैप जो है वो टाउटिंग को एनकरेज करता रहेगा। इसमें आपका हमारा कोई जोर नहीं है। तो सेकेंड जो रूट कॉज है वो मीगर अमाउंट ऑफ फाइन। रेलवे एक्ट में अभी भी जो प्रोविजन है टाउटिंग का, पनिशमेंट का, वो बहुत कम अमाउंट है, और मैक्सिमम जितना है उतना भी हर केस में या ज़्यादातर केसेस में नहीं हो पाता है। इसमें एक वेस्टर्न रेलवे में मैंने स्टडी किया था, जब मैं वेस्टर्न रेलवे में पोस्टेड था, तो जो कन्विक्टेड केसेस थे उनको मैंने लिया था। उसमें देखा था कि एक्चुअली कितना फाइन या कितना पनिशमेंट होता है। तो वो उस एनालिसिस का जो आउटकम था वो ये था कि मोर देन 50% ऑफ कन्विक्टेड touting cases, less than 50% of maximum prescribed amount of fine was being imposed। यानी 50% से ज़्यादा केसेस में 5,000 रुपये से भी कम का जुर्माना ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा किया जा रहा था, और इम्प्रिजनमेंट या जेल हार्डली इन एनी केस। तो जब इतना अमाउंट का फाइन होगा तो आई थिंक डेटरेंट क्रिएट नहीं होता है। थर्ड जो रूट कॉज है वो रिपीटेड ऑफेंडर के लिए या हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, जैसा आरपीयूपी एक्ट में है। आरपीयूपी एक्ट में 3B में एनहांस प्रोविजन है पनिशमेंट का, लेकिन एज ऑफ नाउ
रेलवे एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। हालांकि रेलवे एक्ट का जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है उसमें ये प्रोविज़न प्रपोज किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इससे एसोसिएटेड रहा हूँ, आरपीएफ से भी रहा हूँ और विजिलेंस से भी रहा हूँ, ये जो ऑफिसर ऑथोराइज है ये 4 डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, आरपीएफ, विजिलेंस, कमर्शियल एंड ऑपरेटिंग। देखने में आया है कि सिर्फ आरपीएफ ही टाउट्स को पकड़ती है, विजिलेंस हार्डली, कमर्शियल बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग में मैं नहीं समझता मैंने कोई केस देखा हो। तो ये जो सिर्फ आरपीएफ इस केस को कर रही है, तो ये भी एक कारण है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स आर बीइंग अरेस्टेड। सपोज ये चारों डिपार्टमेंट करने लगे तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बाकी 3 डिपार्टमेंट नहीं करते हैं, आरपीएफ ही इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रही है। तो ये 4 ब्रॉडली जो रूट कॉजेज हैं टाउटिंग की वो मुझे समझ में आते हैं। हो सकता है और भी इसके अलावा कई कारण हो। सो टाइप्स ऑफ टाउटिंग, ऑब्वियसली जहां टिकट मिलती है वहीं टाउटिंग भी होती है। तो ट्रेडिशनली इट वाज पीआरएस एंड नाउ इट इज ई टिकटिंग। तो 2 ही जगह टाउटिंग होती है, या तो पीआरएस पे होती है या इंटरनेट टिकटिंग होती है। इंटरनेट टिकटिंग वर्चुअल है, इसलिए इसको पकड़ना इनिशियली बहुत मुश्किल था, अभी हम लोग काफ़ी इसमें आगे बढ़ गए हैं। इनफैक्ट आज की तारीख में पीआरएस पे बहुत कम टाउट मिलते हैं। तो व्हाट इज एन ई टिकट, ये डेफिनेशन थोड़ी ध्यान से देखिए। ई टिकट इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेट टिकटिंग। तो ब्रॉडर टर्म क्या हो गई, इंटरनेट टिकटिंग, और इंटरनेट टिकटिंग के 2 पार्ट हो गए, आई टिकट एंड ई टिकट। ई टिकट आप और हम सब लोग जानते हैं, जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग टाउट्स पकड़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आई टिकट के बारे में बता देता हूं। आई टिकट इज कॉल्ड इंटरनेट टिकटिंग। इनिशियली जब आईआरसीटीसी ने इंटरनेट टिकटिंग शुरू किया था तो टिकट जो है वो ट्रेडिशनल स्टेशनरी पे ही निकाली जाती थी। पैसेंजर अपने सिस्टम को एक्सेस करता था, टिकट बुक करता था, लेकिन उसका प्रिंट आउट आईआरसीटीसी के एंड पे निकलता था, और वो हार्ड टिकट ट्रेडिशनल प्रिंटिंग स्टेशनरी पे डाउनलोड होके उसको कोरियर से भेजा जाता था पैसेंजर को। तो क्योंकि कोरियर फैसिलिटी सब जगह नहीं थी, उसमें और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व था, तो इसलिए ये जो आई टिकट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एग्जिस्ट करती है आज भी, कुछ रिमोट लोकेशंस होती हैं वहाँ के लिए, लेकिन जो आई टिकट है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ई टिकट बहुत पॉपुलर है, इसीलिए ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है कि ई टिकट्स अकाउंट ऑलमोस्ट 99% of online internet ticket. The popularity of e-tickets is also evident from the fact that presently on an average more than 84% of total reserved tickets are e-tickets. अब हम सिस्टम के थोड़ा सा अंदर चलते हैं। जिस सिस्टम में हम जाना चाहते हैं, जिस सिस्टम से हम टाउट को पकड़ना चाहते हैं, वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इनफैक्ट वो सिस्टम कितना बड़ा है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बड़ा कैजुअली कई बार बोल देते हैं कि इस सिस्टम में अगर ऐसा कर दिया जाए तो टाउटिंग नहीं होगा, इस सिस्टम में ये चेक लगा दिया जाए तो इससे टाउटिंग रुक जाएगी। तो इससे पहले आप इसके वॉल्यूम को समझ लीजिए कि इंटरनेट टिकटिंग का वॉल्यूम कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है कि इंटरनेट टिकटिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक ऑनलाइन सेल पोर्टल। पूरे एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेल पोर्टल है। इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन सेल कंपनीज हैं इनसे भी ज्यादा है। एनुअल एवरेज ट्रांजैक्शन इसकी 35 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, 8 करोड़ से ज्यादा इसके यूजर हैं। 8 करोड़ का मतलब हो गया कि अगर हम ऊपर की 4-5 कंट्रीज को छोड़ दें तो ज्यादातर कंट्रीज की पॉपुलेशन 8 करोड़ नहीं है, इसके 8 करोड़ यूजर इंडिया में हैं। तो ये इसका वॉल्यूम है। अच्छा, इस सिस्टम को डेली किस तरह से यूज हो रहा है, कितना लार्ज स्केल पे यूज आ रहा है। ऑन एन एवरेज मोर देन 8 लाख ई टिकट्स आर जनरेटेड पर डे। एक दिन में 8 लाख टिकटें इससे जनरेट हो रही हैं। अभी तक का जो हाईएस्ट इसका रिकॉर्ड है
एक दिन का, वो 15.8 लाख टिकट इन अ सिंगल डे, ये 21 मार्च 22 का है। एवरेज डेली जो लॉग हैं, यानी जो इसको हिट करते हैं, वो 63.94 लाख, 66% मोबाइल से हिट करते हैं और 34% मेल से हिट करते हैं। जो हाईएस्ट पर मिनट टिकट है वो 28,434, ये 11:02 पे 12 नवंबर 2022 को ये रिकॉर्ड बना था। एक मिनट में 28,000 से ज्यादा टिकट। तो आप जिस सिस्टम में घुस के काम करना चाह रहे हैं या जिस सिस्टम को आप टाउटिंग पकड़ने के दौरान डील करेंगे, उसका साइज ये है। IRCTC की जो इंटरनेट टिकटिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2001 में ये शुरू हुई, जब रेलवे बोर्ड के इनिशिएट पे IRCTC को ये टिकटिंग का काम दिया गया। 2002 में आई टिकट स्टार्ट हुआ, 2005 में ई टिकट स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इसकी जो नंबर ऑफ बुकिंग पर डे थी वो इंक्रीज होता गया, जैसा आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं। इनका एजेंट बुकिंग भी स्टार्ट हुआ 2006 में। और यहाँ आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे ई टिकट का नंबर ऑफ ई टिकट्स बढ़ते गए, उधर पहली वाली स्लाइड में हमारी प्रोसिक्यूशन डाउन होती गई। तो यही वो दौर था जब ई टिकट बढ़ रहा था, काउंटर टिकट कम हो रहा था और हम लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो 2015-16 में हमने इसको पकड़ा। उस समय जो ऑनरेबल DG RPF थे, उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज यहाँ एकेडमी में चलाए, लोगों को अवेयर किया गया किस तरह से इस सिस्टम में घुसना है, कैसे इसमें टाउट को पकड़ना है। ये कंटिन्यूसली 4-6 महीने किया गया। तो अभी हम लोग बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो ये स्लाइड आपको बताती है कि जो IRCTC की जो इंटरनेट टिकटिंग की जर्नी है वो किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। अब जब इस सिस्टम को हमने समझ लिया है तो ई टिकट को कैसे बुक किया जाता है ये भी समझ लेना चाहिए। दो ही तरीके से बुक कर सकते हैं, या तो एक इनका एजेंट का सिस्टम है, एक इनका 35,000 रजिस्टर्ड ऑथोराइज एजेंट है जिसकी डिटेल इनकी साइट पे दी हुई है। उसको क्लिक करके आप पिन कोड वाइज या सिटी का नाम देके उनकी लोकेशन देख सकते हैं। और दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है ऑफ देयर ओन। कोई भी यूज़र जो 18 ईयर्स एंड अबव है वो अपने आप को रजिस्टर IRCTC के पोर्टल पे करा सकता है और अपनी टिकट बना सकता है। यही वो मोड है जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, और जितने टाउट्स हम पकड़ते हैं उसमें से मोर देन 90% इसी टर्म कंडीशन का मिसयूज़ करके वो लोग टाउटिंग कर रहे हैं। तो ये तरीका बताया, जब आप रजिस्टर कराएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन जाता है, पासवर्ड जाता है, उसको यूज़ करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स 1 मंथ का कोटा है उनका। ये इसमें 6 और 10 ई टिकट मंथ दिखाया है, अभी इन्होंने इसको अपडेट कर दिया है 12 और 24 टिकट। तो 12 टिकट अगर आप आधार नंबर अपना नहीं देते हैं तो आप महीने में 12 टिकट करा सकते हैं, और अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना आधार नंबर देते हैं तो एक महीने में 24 करा सकते हैं। सरप्राइजिंगली जो 8 करोड़ यूज़र हैं उसमें से कितने यूज़र्स ने अपना आधार नंबर अपने रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है? इट इज लेस देन 1%। तो यही वो ग्रे एरिया है कि टाउट जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के टाउटिंग कर रहा है और उसको हमको पकड़ना है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनका ऑथराइज एजेंट का नेटवर्क है, इनकी साइट पे जब आप जाएंगे, फाइंड एजेंट्स को क्लिक करेंगे तो 2 तरह से आप इनके एजेंट्स की लिस्ट पता कर सकते हैं, बाय पिन कोड एंड बाय सिटी। पिन कोड एरिया डालिए, उस पिन कोड एरिया में कितने ऑथराइज एजेंट हैं वो आपको पता चल जाएगा। सिटी का नाम डालिए, कितने ऑथराइज एजेंट हैं वो पता चल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है। जब पर्सनल यूज़र अपने आप को रजिस्टर कराता है तो ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। ये वो टर्म्स कंडीशंस हैं जिसमें पर्सनल यूज़र अपने आप को रजिस्टर करा के इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। पहली टर्म कंडीशन है कि यूज़र को 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। दूसरा है ओनली वंस, एक इंडिविजुअल अपने आप को एक ही बार रजिस्टर करा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यही वो टर्म्स कंडीशन है जिसका रैम्पेंटली मिसयूज भी हो रहा है।
और क्यों हो रहा है ये आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तीसरा जो टर्म्स कंडीशन है वो है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। फोर्थ है जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं वो लेजिटिमेट बुकिंग होनी चाहिए, दैट इज नॉट फॉर कमर्शियल और रीसेल पर्पस। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट है 143 का, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और पर्सनल यूज़र के लिए टिकट का कोटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में 12 और 24 टिकट। और एक जो कंडीशन है वो ये है कि ऑनलाइन टिकट के लिए पेमेंट ऑनलाइन होता है, तो जो पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं उसके आप सोल यूज़र होने चाहिए। तो एक कंडीशन ये है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कि ये जो जर्नल इंफॉर्मेशन है टर्म्स कंडीशंस, इसमें और कौन कौन से प्रोविज़न है इसको डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करेंगी। तो स्पेसिफिकली मैंने इसमें मेंशन किया है, उसका जो पॉइंट नंबर 3, 6, 8, 16 एंड 20 है वो हमारी टाउटिंग से बिल्कुल रिलेटेड है। तो एक बार आप IRCTC की साइट पे इसका लिंक मैंने दिया है, ये PPT भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म कंडीशन आप एक बार इसको थॉरोली जरूर देख लीजिएगा। अब ये जो टर्म्स कंडीशन है ये कैसे मिसयूज हो रही हैं, कैसे इनका वायलेट किया जा रहा है। सिंस नो एज प्रूफ डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, वो सिस्टम IRCTC का कह रहा है कि यू सिंपली डिक्लेयर योरसेल्फ एज 18 ईयर और अबव, और वो सिस्टम मान ले रहा है कि आप 18 साल से ज्यादा के हैं। तो ये मिसयूज हो रहा है। दूसरा, क्योंकि कोई आईडी नहीं चाहिए इसलिए एक एक यूजर जो है अलग अलग नाम से कई कई आईडी बना ले रहा है। इंटरेस्टिंगली कई इन्वेस्टिगेशन में मोर देन 200 आईडीज, सिमिलर आईडीज, मल्टीपल आईडीज डिटेक्ट हुई। तो ये जो टर्म्स कंडीशन है कि एक इंडिविजुअल एक ही आईडी बनाएगा, एक ही बार रजिस्टर कराएगा, इसका भी वायलेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट में आपको कुछ जो पर्सनल आईडीज़ हैं, जो मल्टीपल पर्सनल आईडीज़ हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस किस नाम से लोगों ने आईडी बना रखी हैं। AK टिकट वाला, अशोक, चिन्नू, बाखनचोर, कसाब, यानी ये सिस्टम ले रहा है। सिस्टम को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या लिख रहा है, वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। इसके बाद कुछ चेक्स लगाए गए, लेकिन वो चेक्स भी अभी उतने इफेक्टिव नहीं प्रूव हो रहे हैं और मल्टीपल यूजर आईडी अभी भी बन रही है। ये जो जितने भी एनालिसिस हुए इसमें बहुत से केसेस में ये पता चला कि जिस नाम से ये रजिस्टर थे यूजर, उस नाम से एक भी टिकट जनरेट नहीं हुआ। तो कैसे होगा? अगर यूजर अपने आप को AK के नाम से रजिस्टर करा रहा है तो AK के नाम से कोई टिकट थोड़ी बनेगा। इसी तरह से अगर कोई यूजर अपने आप को 29 या 39 इसके नाम से रजिस्टर करा रहा है तो 39 के नाम से टिकट थोड़ी बनेगा। तो ये इसका मिसयूज हो रहा है। ई टिकटिंग में कुछ पॉपुलर वर्ड हैं। जब हम ई टिकटिंग में काम करते हैं, टाउटिंग पकड़ते हैं, तो कुछ फेमिलियर वर्ड्स हैं। एजेंट आईडी, पर्सनल यूजर आईडी, मल्टीपल यूजर आईडी और पेमेंट गेटवे। एजेंट आईडी, जैसा आपको मालूम ही है कि जो ऑथोराइज एजेंट्स हैं IRCTC के, उनको एक आईडी अलॉट कर देता है IRCTC और उस आईडी का इस्तेमाल करके वो जो टिकट बनाते हैं और अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, तो उस आईडी को एजेंट आईडी कहते हैं। पर्सनल यूजर आईडी, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉमन पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो 18 ईयर्स एंड अबव है, अपने आप को रजिस्टर कराता है और अपने लिए लेजिटिमेट बुकिंग करता है, तो वो जिस आईडी से करता है उसको पर्सनल यूजर बोलते हैं। इसी में सारा खेल होता है। मल्टीपल यूजर आईडी, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक ही आदमी फिक्सिशियस नेम और एड्रेस से कई आईडी बना लेता है, उनको मल्टीपल यूजर आईडी बोलते हैं। पेमेंट गेटवे इज सिंपल, इस तरह के टिकट्स का पेमेंट करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वैलेट, ई बैंकिंग, तो ये पेमेंट गेटवे कहलाते हैं। तो ये 3-4 टर्म्स हैं, ये हम सभी लोगों को मालूम है। एजेंट आईडी की जब टिकट बनती है तो उस टिकट पे ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आता है। ये आपको डेकॉय वगैरह में हेल्प करेगा कि डेकॉय में आपने जो टिकट बनवाया है वो एजेंट आईडी से बना है या पर्सनल आईडी से बना है। तो उसके लिए आपको समझ लेना चाहिए कि अगर वो एजेंट आईडी से बना है तो उस टिकट पे उस एजेंट की ये बेसिक डिटेल जरूर मेंशन होगी। और वो टिकट इस तरह से, ये पर्सनल यूजर आईडी का है। लेफ्ट साइड में आपको वर्चुअल टिकट भी दिखाई दे रहा है जिसको VRM बोलते हैं। आज प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, आजकल वर्चुअल मैसेज भी आता है जिसको VRM बोलते हैं। तो VRM जब आता है तो वो इस फॉर्म में आता है। पर्सनल यूजर आईडी जनरेटेड ई टिकट,
ये जब कुछ केसेस हुए तो कुछ कोर्ट्स ने ऑब्जेक्शन किया कि आप पब्लिक को अवेयर कीजिए कि पर्सनल यूज़र आईडी की जो टिकट है उसकी खरीद फरोख्त मना है, तो नहीं तो नॉर्मल यूज़र को कैसे पता चलेगा पैसेंजर को कि ये जो ई टिकट है पर्सनल यूज़र आईडी से जनरेटेड, इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो ये एक सिस्टम इंप्रूवमेंट हम लोगों ने सजेस्ट किया था। तो उसमें हर टिकट के नीचे ये लिखवाया गया कि दिस टिकट इज बुक्ड ऑन अ पर्सनल यूज़र आईडी एंड कैन नॉट बी सोल्ड बाय एन एजेंट। इफ बुक्ड फ्रॉम एन एजेंट बाय एनी इंडिविजुअल इट इज़ एट हिज ओन रिस्क। इसको चेंज करके अब ये करवा दिया गया दिस टिकट इज बुक्ड ऑन अ पर्सनल यूज़र आईडी and its sale purchase is an offence under section 143 of the Railways Act 1989। बड़ा स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर ये टिकट पर्सनल यूज़र आईडी से जनरेटेड है तो उसकी खरीद फरोख्त मना है और ये इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 143। मल्टीपल पर्सनल आईडी, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक ही पर्सन बनाता है, कई सारी बनाता है, उसको पकड़ना भी आसान है अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे डाटा को। तो इसमें ये 5 अलग अलग आईडी दी हैं जिसमें यूज़र नेम अलग अलग है, एड्रेस फर्जी दिया है, मोबाइल नंबर अलग अलग हैं, ईमेल आईडी अलग है। लेकिन जब आप आईडी का पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न से आपको पता चलेगा कि ये एक ही पर्सन ने बनाई है। जैसे उसने पैटर्न क्या रखा है, MMEX बाला, MMEX दुर्गा, MMEX जया, MMEX सती, MMEX शिवा। ये पैटर्न उसने इसलिए सेट किया कि उसको खुद भी तो याद रखना है। लेकिन जब हमने इसका डाटा एनालिसिस किया तो इस पैटर्न से हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये मल्टीपल यूज़र आईडी हैं, किसी एक ही पर्सन ने क्रिएट की हैं। और ऑब्वियसली अगर उसने मल्टीपल यूज़र आईडी की हैं तो कमर्शियल यूज़ के लिए की हैं। तो ये मल्टीपल पर्सनल यूज़र आईडी का एक एग्जाम्पल था। सॉरी, ये कुछ और मल्टीपल पर्सनल आईडीज़ हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चली थी। इनका आप देखिए सबका पैटर्न मिलता जुलता है, अलग अलग कलर से मैंने इसको दिखाया है। और ये राइट साइड पे जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनका चेहरा छुपा हुआ है, तो ये जो मल्टीपल पर्सनल यूज़र आईडीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं ये अपना चेहरा छुपा के ही कर रहे हैं। तो इनका चेहरा ही बेनकाब करना है। ये जैसा मैंने आपसे कहा कि पेमेंट गेटवे अलग अलग हैं, किस तरह से पेमेंट होती है ये उसको थोड़ा सा बताया गया है। अलग अलग बैंक्स, अलग अलग डेबिट कार्ड्स, अलग अलग कैश कार्ड, वैलेट, IRCTC का अपना भी एक ई-वैलेट है। ये कुछ गुड इनिशिएटिव्स थे IRCTC ने, जैसे जैसे केसेस हुए उनकी जानकारी आई, उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए। कुछ उस समय हम लोग भी उस सिस्टम में काम करते थे, कुछ हम लोगों ने सजेस्ट किया। तो ये कुछ उनके गुड इनिशिएटिव्स हैं। जैसे जो डीएक्टिवेटेड ब्लैक लिस्टेड उनके जो एजेंट्स हैं उनकी डिटेल उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन की हुई है। उनकी साइट पे लगातार एक मार्की चलती रहती है जिसमें लिखा रहता है कि आप मार्की इज मेड अवेलेबल ऑन द IRCTC इंटरनेट टिकटिंग साइट टू मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ नॉट परचेजिंग टिकट फ्रॉम पर्सनल यूज़र आईडी। वो लगातार इस बात को बताते रहते हैं कि पर्सनल यूज़र आईडी से जो टिकट बनती है उसको आप ना खरीदें। जो रिफ़ंड का प्रिंसिपल है, जो रिफ़ंड की टाइम लिमिट है, वो पहले वहाँ स्पेसिफाई नहीं थी। एट द अर्लीस्ट वर्ड यूज़ करते थे वो, उसको चेंज करा के 2 to 3 डेज़ कराई। अभी 2 to 3 डेज़ में उनको रिफ़ंड पैसेंजर का करना है। और सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो उनका पूरा नेटवर्क है 35,000 एजेंट्स का, उसका 1% चेक उनके प्रिंसिपल एजेंट को अपने सब एजेंट पे करना है। अगर कोई उनका एजेंट टाउटिंग में दिखाई देता है तो उसके ऊपर फाइन है 20,000 का स्ट्रेट अवे, फाइन ऑफ ₹5,000 अगर वो ऑथराइज एजेंट जो है वो आपको रिसीप्ट नहीं देता है। और जो मशीन नंबर है, मैक नंबर, उसको IRCTC की जो एजेंट आईडी है उसके साथ शेयर कर दिया गया है जिससे वो शेयरिंग ऑफ आईडी ना हो सके। तो ये पार्ट 1 जो है वो अभी ख़त्म हो गया। इसका बेसिक पर्पस ये था कि आपको उस सिस्टम के बारे में अवेयर किया जाए जिस सिस्टम में हम लोग काम करने जा रहे हैं या काम करते हैं। तो अब ये पार्ट 2 जो है उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि जब हम ई टिकट के बारे में अगर चेक करना शुरू करते हैं तो क्या क्या हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा कोई टेक सेवी हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या बहुत ज़्यादा कोई डाटा
को एनालाइज करने वाले हैं। बेसिक जो ग्रास रूट है, जो पोस्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, यानी एक इंस्पेक्टर आरपीएफ जो पोस्ट लेवल पे काम कर रहा है, जिसका एक अपना ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके पास अपनी एक मैन पावर है, अपने रिसोर्सेज हैं, सोर्स है, वो किस तरह से इन चेक्स को करेगा विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ आरपीएफ साइबर सेल और एनी अदर डाटा। नॉर्मली अभी हो क्या रहा है कि हम लोगों को डाटा दिया जाता है, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें कुछ हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर उसकी लोकेशन देखते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग चेक करते हैं। तो अभी इस रूट को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग 5000 तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जब इस रूट को हम लोग यूज़ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5000 पर ईयर की फिगर है ये 50,000 तक जा सकती है। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, किसको आपको चेक करना है। तो सस्पेक्टेड ई टिकट टाउट कैन बी आइडेंटिफाई 3-4 अलग अलग तरीके हैं। एक तो सोर्स इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेडिशनल तरीका है। दूसरा कंप्लेंट होती है। तीसरा एक प्रबल एनालिसिस है, प्रबल के थ्रू हम लोगों को डाटा मिलता है, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं, नीचे पोस्ट लेवल पे कन्वे करते हैं, वहाँ चेक होता है और केस रजिस्टर होता है। और लास्ट है रैंडम चेक, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, जिसके पास कुछ भी डाटा नहीं है, तो रैंडम चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक पोस्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, इंस्पेक्टर साहब को मालूम है कि यहाँ पे 4-6 लोग टिकट बनाते हैं, अब ये टिकट कैसे बना रहा है, तो उसको अगर हम चेक करना चाहें तो उस तरीके को रैंडम चेक बोलेंगे। तो हम आज इस रैंडम चेक के बारे में ही बात करेंगे। तो डिकॉय चेक्स ऑन द टारगेट और आइडेंटिफाई सस्पेक्ट आर मस्ट एंड बेस्ट। सपोज हमने एक किसी को आइडेंटिफाई कर लिया कि आर टूर्स एंड ट्रेवल्स ये टिकट बनाता है। अब ये कैसी टिकट बनाता है, ऑथोराइज एजेंट है, अनऑथोराइज एजेंट है, पर्सनल यूजर आईडी का मिसयूज करता है, ये हमको चेक करना है। तो हमने टारगेट कर लिया एक पर्सन को, आर टूर्स एंड ट्रेवल्स। अब ये जो वेरिफिकेशन है कि ये क्या करता है, इसके लिए डिकॉय चेक ऑन द टारगेटेड एंड आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स आर मस्ट एंड द बेस्ट। तो ये जरूरी भी है और ये सबसे अच्छा तरीका भी है। तो डिकॉय चेक के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, डिटेल स्टेप्स जो है वो डिकॉय के मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्रोच सस्पेक्टेड टाउट। आपने टारगेट कर दिया कि आर टूर्स एंड ट्रेवल्स को चेक करना है, अब उसको कैसे अप्रोच करना है। तो जब आप उसके शॉप में जाएंगे तो उससे पहले एक डेस्टिनेशन और ट्रेन को डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इससे ये टिकट खरीदनी है, इस ट्रेन की और इस डेस्टिनेशन की, फॉर विच एन ई टिकट इज टू बी परचेज्ड प्रिफरेबली फॉर मोर देन 1 पैसेंजर। ये मोर देन 1 पैसेंजर इसलिए है कि नॉर्मली जो सर्विस चार्जेस हैं वो पर टिकट के लिए ऑथोराइज हैं, लेकिन वो लोग पर पैसेंजर लेते हैं। तो इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा का आप टिकट कराइए डिकॉय में। और आपका जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है नॉर्मली सबके पास होता है, उसको सिंक्रोनाइज करके उसमें टाइम वगैरह सब सेट करके और अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख लीजिए, जिससे आपका जो कन्वर्सेशन उसके साथ हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो जाए और ड्यूरिंग इंटरोगेशन आप उसको बता सकें। अब जब आप सस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, उसकी शॉप में जाएंगे, उससे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ नॉर्मल पैसेंजर। आप बोल सकते हैं कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ या और भी कोई तरीका जो आपको कन्वीनियंट लगता है। और जब आप उसकी शॉप में जा रहे हैं तो उसकी दुकान पे किस तरह के होर्डिंग लगे हैं, वहाँ आपको लिखा मिल जाएगा कि यहाँ टिकट खरीदी बेची जाती है, या आपको कंफर्म टिकट मिलता है, या भारतीय रेल टिकट सेंटर, इस तरह का। तो ये सब चीज़ें इस कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी को प्रूव करेंगी। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है। जब आप ऑब्जर्व करके उसकी शॉप में घुस गए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब उसके साथ ट्रांजैक्शन आपको करनी है, प्री डिसाइडेड टिकट, प्री डिसाइडेड ट्रेन, और जो वो कलेक्ट कर रहा है पैसा, ही इज कलेक्टिंग एक्स्ट्रा मनी, ये आपको उससे बातचीत में ध्यान रखना है। वेदर द टिकट इज बुक्ड फ्रॉम एन एजेंट आईडी और फ्रॉम अ पर्सनल यूजर आईडी। आपने उससे टिकट मांगा, उसने आपको टिकट दे दिया। अब आपको टिकट देख के पता चल जाएगा कि ये पर्सनल यूज़र का है या एजेंट आईडी से बना है। मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया कि जो एजेंट आईडी है उस पर किस तरह की डिटेल होती है, जो पर्सनल आईडी है उस पर क्या लिखा हुआ होता है।
तो जितना पैसा वो आपसे मांग रहा है वो आप पूरा पैसा उसको दे दीजिए। अब लेटर ऑन इट शुड बी गॉट वेरीफाइड ऑफिशियली बाय सेंडिंग द PNR ऑफ द ई टिकट परचेज टू IRCTC। जब आपने टिकट उससे खरीद लिया तो IRCTC की साइट पे जाके या IRCTC को मैसेज भेज के उसका कंफर्मेशन वेरिफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि टिकट पे अल्ट्रेशन भी होता है। टिकट पे आपको 256 उसने लिख के दिया है जबकि वो 156 की टिकट है, तो ये तब पता चलेगा जब आप IRCTC से उस टिकट का वेरिफिकेशन कराएंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ सस्पेक्टेड टाउन। तो जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसको पूरा पैसा जितना उसने मांगा है वो दे दीजिए। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसको आप जरूर करा लीजिए। उसको ये बोलिए कि मुझे आप एक रसीद दीजिए, जो आपने मुझे टिकट दिया है उसकी आप मुझे रसीद दीजिए। तो अगर वो ऑथराइज एजेंट है तो उसको रसीद देना मैंडेटरी है, उसकी टर्म्स कंडीशन में लिखा है। और अगर वो पर्सनल यूज़र है तो वो आपको देने से मना करेगा। तो उसको आप इंसिस्ट कीजिए, उसको बोलिए कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मुझे जो है पैसा रिफंड नहीं होगा, तो आप मुझे एक रिसिप्ट बना के दीजिए, रसीद बना के दीजिए। तो वो प्रॉपर रसीद भी बना सकता है, उसमें अपनी स्टैंप लगा के भी आपकी डिटेल लिख सकता है। तो PNR लिखवाइए, अमाउंट लिखवाइए, सिग्नेचर कराइए, डेट एंड स्टैंप प्लेन पेपर पे। इतना भी नहीं होता है तो PNR लिखवाइए, अमाउंट लिखवाइए, सिग्नेचर एंड डेट। इतना भी नहीं हो रहा है तो PNR और अमाउंट विद और विदाउट सिग्नेचर एंड डेट ऑन रिवर्स ऑफ हिज लेटर हेड ले लीजिए, उसका विजिटिंग कार्ड ले लीजिए, एनवलप ले लीजिए। ये सब बाद में आपको एविडेंस के काम आएंगे। और उससे बातचीत करते रहिए, कीप आस्किंग कि ये जो आप मुझसे कमीशन ले रहे हैं ये पर पैसेंजर है या पर टिकट है, और एक पैसेंजर का कितना है। ये सब चीज़ें इसलिए कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटी आपको प्रूफ करनी है। जो मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट बताया कि अगर वो पर्सनल यूज़र आईडी से कर रहा है तो उस आईडी का मिसयूज वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहा है, ये आपको प्रूफ करना है, इसका एविडेंस आपको क्रिएट करना है। इसलिए कीप आस्किंग हिम टू स्पीक द एक्चुअल फेयर कि भाई इसका एक्चुअल टिकट का फेयर कितना है, और ये जो आप 100 रुपये ले रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो वो बताएगा साहब ये हमारा सर्विस चार्ज है। फिर आप उससे पूछिए कि ये क्या हमने 2 पैसेंजर का कराया है तो क्या ये 50 रुपये पर पैसेंजर है। वो बोलेगा 50 रुपये पर पैसेंजर। तो ये सब कन्वर्सेशन जो है वो आपको एविडेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब जब आपने टिकट बना लिया, उसको पेमेंट कर दिया, उसने रसीद दी जैसी आपको देनी थी वो दे दी। जब आप उसका प्रेमिसेस छोड़ने लगेंगे तो उस पर्सन से आप उसका नाम वगैरह पूछ लीजिए जिसने आपको डील किया था। उसका एनवलप, कोई विजिटिंग कार्ड उसकी हैंड राइटिंग में ही उससे पीछे उसका नाम लिखवा लीजिए। और बाहर निकलने के बाद अपना जो डिवाइस है उसको स्विच ऑफ कर लीजिए। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, 2 या 3 दिन के बाद उस टिकट को कैंसिल करा लीजिए। वो आपसे फिर सर्विस चार्ज ले लेगा कैंसिलेशन के नाम पे भी, जबकि कैंसिलेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ऑथराइज एजेंट को भी ऑथराइज नहीं है। तो अब आप एक डिक्वाय करके और डिक्वाय का टिकट बना के वापस आ गए। अब ये डिक्वाय के दौरान जो टिकट बना है, इस टिकट के बारे में आपको असली चीज पता करनी है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि टिकट में अल्ट्रेशन भी कर दिया जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाया जाता है। तो उस टिकट की असली कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको रेड पे जाने से पहले कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्री रेड इंक्वायरीज। तो प्री रेड इंक्वायरीज के लिए आप जो डिक्वाय के दौरान आपने टिकट बनवाया है उस टिकट को आप IRCTC की जो ITAF है, एंटी फ्रॉड टीम है, उसको मेल भेजिए। या यही काम आप प्रबल की जो आपकी टीम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नॉर्मली वो लोग कहते हैं कि आपको हमने डाटा का एक्सेस दे दिया है तो आप उनसे ये डिटेल ले लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे डिटेल नहीं मिलती है तो आप सीधा सीधा IRCTC को लिखिए कि हमको ये डिटेल चाहिए। अब इस डिटेल में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो PNR बनाया है हमने 2342265,897, ये एजेंट आईडी से जनरेट है या पर्सनल आईडी से। तो पहला सवाल तो उनसे ये पूछा जाएगा। और अगर ये पर्सनल आईडी या एजेंट आईडी से जनरेटेड है तो इसकी एक ERS की कॉपी हमको दे दीजिए। ERS यानी इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप। तभी आप कंपेयर करेंगे कि जो टिकट आपको उस एजेंट ने दिया है
और एक्चुअल जो सिस्टम का जनरेटेड ई टिकट है उसमें कहीं एडिशन अल्ट्रेशन तो नहीं है। नॉर्मली फेयर का, टैक्सेस का, पेमेंट गेटवे का, इनमें एडिशन अल्ट्रेशन वो लोग करते हैं। तो एक कॉपी उस टिकट की आप IRCTC मांग लीजिए, उनसे ये पूछ लीजिए कि ये एजेंट आईडी से जनरेटेड है या पर्सनल आईडी से। दूसरा, जब अगर ये इफ एन ऑथोराइज एजेंट आईडी इज इन्वॉल्व, अगर उसमें उन्होंने कहा है कि ये एजेंट आईडी से है तो उसके क्रेडेंशियल्स मांग लीजिए। क्रेडेंशियल्स यानी वो क्या नाम है उसका और क्या उसका एड्रेस है, ये सारी डिटेल मांग लीजिए। उसका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मांग लीजिए। लेकिन अगर ये पर्सनल यूजर आईडी है इसमें इन्वॉल्व है, जैसे ही पर्सनल यूजर आईडी इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये केस फिर हमारे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, यानी 143 के परव्यू में आ जाएगा। तो अगर इसमें पर्सनल यूजर आईडी इन्वॉल्व होती है तो उसके रजिस्ट्रेशन पेज का डिटेल मांग लीजिए कि उसका नाम क्या है, उसने अपना क्या क्या डिटेल उसमें दिया हुआ है, आधार दिया है कि नहीं दिया है। मोस्टली जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी टाउट आधार देता नहीं है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए जो मैंने नीचे लिखा है कि आधार नंबर अगर है और उसकी बैंक अकाउंट डिटेल मांग लीजिए, IP एड्रेस मांग लीजिए, डिटेल ऑफ अदर टिकट्स, अगर उसकी आईडी से कितनी टिकट बनी है, 2 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, पूरा डिटेल मांग लीजिए और इसको ऑफिशियली भेजिए। ऑफिशियली आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो जब इंफॉर्मेशन आपके पास ऑफिशियली आएगी तो वो इस फॉर्मेट में आएगी। एक PNR से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें नीचे आप देख रहे हैं PNR डिटेल है, इसमें यूज़र आईडी भी है, उसका ईमेल है, रजिस्टर्ड नेम है, तो ये सारी डिटेल आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अब जब आपके पास डिटेल आ गई तो प्री रेड इंक्वायरी में उस डाटा को पहले आपको एनालाइज करना है। जो डाटा आपको IRCTC या अपने साइबर सेल से प्रबल के थ्रू मिला है, तो उस डाटा को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। उस एनालिसिस में आपको क्या क्या करना है? इफ द e-ticket booked during the decoy check is found to be generated from agent ID। अब यहां से ये केस 2 डायरेक्शन में मुड़ सकता है, एक ऑथोराइज एजेंट की तरफ और एक पर्सनल यूजर की तरफ। अगर ये केस ऑथोराइज एजेंट की तरफ मुड़ता है तो उसमें जबरदस्ती आप 143 मत लगाइए। एजेंट आईडी भी अगर पर्सनल यूजर आईडी बना के या ओवर चार्जिंग कर रहा है, उनका भी काफी डेटरेंट एक्शन के लिए उन्होंने प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो इफ द e-ticket booked during decoy check is found to be generated from agent ID and evidences for overcharging or other irregularity is proved, जैसा कि आपने उससे रसीद वगैरह ले ली है, और रिपोर्ट along with all relevant document may be sent to IRCTC on the following address। एक रिपोर्ट बनाइए जितना आपने काम कर लिया है, डिकॉय के दौरान जो टिकट बनाई है उसकी डिटेल लगाइए, जो कच्ची पक्की रसीद आपने उससे ले ली है वो लगाइए, और ग्रुप जनरल मैनेजर प्रेजेंटली श्री सुदेश VC हैं जो इंटरनेट टिकटिंग में ई-टिकटिंग को पूरा देखते हैं, इनको आप एड्रेस करते हुए अपनी पूरी रिपोर्ट और ओवर चार्जिंग वाला उसमें डिटेल और डॉक्यूमेंट लगा के भेज दीजिए। तो वो क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ का स्ट्रेट अवे फाइन है। 143 में तो 10,000 ही है, इनके यहाँ 20,000 रुपये फ्लैट है, अप टू 20,000 नहीं है, इट इज़ 20,000। यानी अगर इनका ऑथराइज एजेंट ओवर चार्जिंग कर रहा है तो 20,000 रुपीज़ का फाइन का प्रोविज़न है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो एजेंट आईडी है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज एजेंट आईडी। और नंबर 3, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी दोबारा वो ऑथराइज एजेंट नहीं बन पाएगा। और चौथा, इसके अलावा भी कुछ इरेगुलरिटीज उसमें मेंशन की हुई हैं जिसमें 25 लाख रुपए तक का फाइन का प्रोविजन है। अगर वो सिस्टम के साथ कुछ टेम्परिंग करता है, सॉफ्टवेयर के साथ कुछ टेम्परिंग करता है, तो 25 लाख रुपए तक का फाइन का प्रोविजन है। तो मेरा ये बताने का पर्पस ये है कि जब आप डिकॉय करते हैं और आपको लगता है कि ये ओवर चार्जिंग ऑथराइज एजेंट ने की है, तो उसको आप ज़बरदस्ती 143 की तरफ मत खींचिए। 143 के लिए बहुत स्कोप है। अगर डिकॉय में पता चलता है कि जो ई-टिकट है वो ऑथराइज एजेंट ने बनाया है, आपसे ओवर चार्जिंग की है, तो सिंपली एक रिपोर्ट बनाइए, सारे डॉक्यूमेंट लगाइए और IRCTC की इंटरनेट टिकटिंग में GGM इंटरनेट टिकटिंग को भेज दीजिए विद द रिक्वेस्ट दैट
द एक्शन टेकन मे प्लीज बी इंटीमेटेड टू दिस ऑफिस। आपके पास एक्शन टेकन आ जाएगा, आपके केस का डिस्पोजल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर जो डेक्वाय में आपने टिकट बनवाया है इज फाउंड टू बी जनरेटेड फ्रॉम पर्सनल यूजर आईडी। अब ये अपनी डायरेक्शन में आ गया कि पर्सनल यूजर को वो कमर्शियल पर्पस से यूज कर रहा है। द इंफॉर्मेशन डाटा रिसीव फ्रॉम IRCTC शुड बी एग्जामिन्ड। अब जब ये हमको कंफर्म हो गया कि ई टिकट जो डेक्वाय में बनाया था वो पर्सनल यूजर आईडी से बना था, तो जो डाटा हमको मिला है उसको हमको एनालिसिस करना है। और उस एनालिसिस में क्या क्या करना है कि टिकट्स इन डिफरेंट नेम, डेस्टिनेशन, ट्रेन एटसेट्रा, उसका डाटा ये बताएगा कि ये जो टिकट बना रहा है वो अलग अलग नाम की हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन की हैं, अलग अलग ट्रेन की हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में स्लाइड में बताया कि पर्सनल यूजर फैसिलिटी को यूज किया जा सकता है लेजिटिमेट बुकिंग के लिए। लेजिटिमेट क्या हो सकता है? लेजिटिमेट हो सकता है कि मेरा नाम आदित्य अवस्थी है, मैंने आदित्य अवस्थी के नाम से एक आईडी क्रिएट की और मैं आदित्य अवस्थी के नाम से टिकट जनरेट कर रहा हूँ, ये लेजिटिमेट बुकिंग हो गई। मेरे फादर कंप्यूटर सेवी नहीं है, मैंने अपने फादर के नाम से टिकट बना ली, मेरे किसी फ्रेंड के नाम से मैंने बना ली। लेकिन अगर मैं रोज अलग अलग नाम से, अलग अलग डेस्टिनेशन से बना रहा हूँ, मल्टीपल यूजर से बना रहा हूँ, फिक्सिशियस क्रेडेंशियल्स हैं और हार्डली उसमें कोई टिकट मेरे अपने नाम से है, या लगातार मैं तत्काल बना रहा हूँ, ओपनिंग डे की टिकट ले रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें डाउट क्रिएट करती है। मैं इनको एविडेंस अभी भी नहीं कहूँगा, ये डाउट क्रिएट करती हैं कि ये यूज़र जो है वो टाउटिंग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड हो सकता है। तो ये हम कंफर्म हो गए कि हाँ, हमने गलत आदमी को नहीं पकड़ा है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने प्री रेड इंक्वायरी में एनालिसिस कर लिया। अब सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद एक डेक्वाय से वेरीफाई कर लिया और हमने डाटा भी मंगा लिया IRCTC से। उसका डाटा भी हमको फर्दर ये इंश्योर कर रहा है कि ये टाउटिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है। अब हम उसके यहाँ रेड कर सकते हैं। तो हम इंश्योर हो गए कि जिसके यहाँ हम जा रहे हैं या सर्च करनी है, सीजर करना है, वो सही आदमी के पास जा रहे हैं। तो इसमें कुछ स्टेप मैंने बताए हैं कि किस तरह से आपको वहाँ जाना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस ले लेना ठीक रहता है। जैसे मैं आपको कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो छाता वाता ले लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, या जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है तो हम लोग थोड़ा ऊनी कपड़े ले लेते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस इसमें बताई हैं कि जब हम डिजिटल एविडेंसेस से या डिजिटल चीज़ों से डील करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को ले लेनी चाहिए। सबसे पहले दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि द एविडेंस इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इज सॉफ्ट इन नेचर। वहाँ पे आपको कोई ब्रेक ब्लॉक नहीं पड़ा मिलेगा कि खटाक से ब्रेक ब्लॉक उठाया और उसको सीज कर लिया। जो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट की जो एविडेंसेस हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, डिस्ट्रॉय इजीली हो सकती हैं, टेम्पर्ड हो सकती हैं। इट कैन गेट मैनिपुलेटेड और डिस्ट्रॉयड इजीली। एक सिंगल क्लिक पे सारा का सारा कंप्यूटर फॉर्मेट किया जा सकता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। The change in file access to file in a system leaves a timestamp and can make whole evidence unreliable. आप जो टाइमिंग वहाँ पे दे रहे हैं, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो लॉग्स क्रिएट करता है, टाइम स्टैम्प क्रिएट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप उस एविडेंस को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो वो अनरिलायबल हो जाएगा। अ कीन आई, पेशेंस, एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस हेल्प अ लॉट। ये नॉर्मली हम लोग नॉर्मल रेट में भी करते हैं। बेसिकली मतलब है कि चौकन्ना रहिए, सावधान रहिए और वहाँ जितनी चीज़ें हो रही हैं उस पर अपना पूरा कमांड एंड कंट्रोल रखिए। कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ चीज़ें क्या क्या आपको तैयार होके जाना है। सबसे पहले तो जाने से पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि डू आई हैव सफिशिएंट मैन पावर, कि मेरे पास सफिशिएंट मैन पावर है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आर देयर एनी ट्रेन्ड पर्सनल इन माई टीम। तो नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड तो कोई होता नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी सबको रहती है। तो आर देयर एनी ट्रेन्ड पर्सनल इन माई टीम हु कैन सीज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो मौके पे प्रोफेशनल की कैपेसिटी में एविडेंस को सीज कर सके। और डू आई नो एवरीथिंग आई कैन अबाउट द लोकेशन टू बी सर्च्ड।
तो यहाँ चूंकि हम लोग उसके यहाँ डिप्लॉय कर आए हैं, उसकी लोकेशन देख आए हैं, उसके यहाँ कितने स्टाफ काम करते हैं, किस सिस्टम से उसने टिकट बना के दिया है और कौन कौन से सिस्टम है, ये हम लोगों ने पहले ही डिप्लॉय के दौरान उसको देख लिया है, तो ये हमको हेल्प करेगा। सेटिंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ इन मोशन, अब ये सब काम हमने कर लिया। यहाँ प्रोसीड करने से पहले हम लोगों को केस रजिस्टर कर लेना चाहिए। फॉर्मल केस रजिस्टर करने के बाद जो लॉ है वो मोशन में आएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सर्च के लिए ऑथराइजेशन ले लीजिए, सर्च वारंट की एप्लीकेशन लगा लीजिए, केस रजिस्टर कीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है या जैसे आपके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं आपको गाइड करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है वो जरूरी है, या ऑथराइजेशन ऑफ सर्च ये जरूरी है। फॉर अ सक्सेसफुल रेड द रेडिंग टीम में कैरी फॉलोइंग आइटम्स, कुछ ये बेसिक चीजें हैं। हार्डवेयर टूल किट, अगर आपको वहाँ पे CPU खोलना पड़ता है तो स्क्रू ड्राइवर वगैरह, कैमरा हम लोग सब जगह ले ही जाते हैं, रूरल मेजरमेंट टेप, नोट, स्केच पैड, सीलिंग लेवलिंग मटेरियल, पेन, परमानेंट मार्कर, स्टोरेज कंटेनर, एंटी स्टैटिक पैकेजिंग मटेरियल। अगर हार्ड डिस्क आपको निकालनी पड़ी तो उसको आप स्टोर करके लाएंगे तो उसका जो स्टोरेज कंटेनर है वो एंटी स्टैटिक होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसमें जर्क ज़्यादा ना लगे। अब हम रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम है डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट टू बी सीज्ड। जब उसके प्राइमिसेस में आप पहुंच गए तो वो डिजिटल इक्विपमेंट जिसको आपको सीज करना है उसको आपको डिस्कवर करना है, जो आप पहले कर चुके हैं डिप्लॉय में। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है सिक्योर सीन एंड मूव पीपल अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट एंड एनी पावर सप्लाई। सिस्टम के आसपास अगर कोई उनका बंदा खड़ा है तो उसको सिस्टम से दूर कर दीजिए। पावर की कनेक्शन जहाँ से आ रहा है उसको वहाँ से दूर कर दीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सिंगल क्लिक पे पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो सकता है। तो जाते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस सीन को सिक्योर कर लेना है, पूरी तरह से आपको अपने कमांड एंड कंट्रोल में ले लेना है। इसके लिए आपको सफिशिएंट मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि चलने से पहले आप देख लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट मैन पावर है कि नहीं है। दूसरा आपको देखना है इज द इक्विपमेंट स्विच्ड ऑन, कि वो जो सिस्टम जिसको आपको सीज करना है क्या वो स्विच्ड ऑन है। अगर नहीं है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्विच ऑन द कंप्यूटर, किसी भी सूरत में उसको स्विच ऑन मत कीजिए। दूसरा, अगर वो स्विच ऑन है तो फिर आपको ये सवाल देखना है कि इज एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल। आपके साथ आपकी टीम में कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है। 99% हमारे साथ जो टीम जाती है उसमें एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपको उसी दिशा में ले चलता हूं कि हमारे साथ कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर एक्सपर्ट अवेलेबल है तो उसकी एडवाइस को फॉलो करना है, क्या क्या चीज करनी है वो खुद ही करेगा। और अगर नहीं है तो डू नॉट टच द कीबोर्ड, कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम द ओनर और यूजर, उससे मत पूछिए कहां से खुलेगा, कहां से बंद होगा, क्या पासवर्ड है, कैसे चलेगा। तो आप उससे पूछेंगे और वो कुछ की अपना दबा देगा, पूरा सिस्टम फॉर्मेट। फोटोग्राफ और मेक नोट ऑफ व्हाट इज ऑन द स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसका आप फोटो ले लीजिए। हो सकता है कि जिस समय आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं कोई टिकट ही बना रहा हो, वो उसकी स्क्रीन पे कोई टिकट ही बना हुआ हो, तो ये एक एडिशनल एविडेंस का काम करेगा कि जिस समय हम लोगों ने इसको अप्रोच किया तो ये टिकट बना रहा था। उस टिकट की फिर आप डिटेल निकालिए, फिर उस पैसेंजर से आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि हाँ मैं इस टिकट बनवाता हूँ और ये 50 रुपये 100 रुपये लेता है। तो फोटोग्राफ और मेक नोट ऑफ व्हाट इज ऑन द स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसकी फोटो ले लीजिए और उसके बारे में पूरा नोट कर लीजिए। अलाउ प्रिंटर टू कंप्लीट द रन, अगर कंप्यूटर पे कुछ चल रहा है, प्रिंटर पे चल रहा है तो उसको पूरा हो जाने दीजिए। रिमूव द पावर केबल फ्रॉम द टारगेट इक्विपमेंट, डू नॉट स्विच ऑफ एट वॉल। पावर का जहाँ पे प्लग लगा होता है वहाँ से मत छेड़छाड़ कीजिए। CPU के पीछे जो कॉर्ड लगी है वहाँ से उसको निकाल के अलग कर दीजिए।
लेबल एंड फोटोग्राफ और वीडियो द कंपोनेंट, जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट पड़े हैं उनका सबका फोटोग्राफ कर लीजिए, उनको लेबलिंग कर लीजिए, कौन सी कॉर्ड कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है किस तरह से लेबलिंग करनी है। रिमूव ऑल अदर कनेक्शन केबल लीडिंग टू वॉल सॉकेट और अदर डिवाइसेस, सारा केबल उसका हटा दीजिए। केयरफुली पैक एंड रिमूव द इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग ऑल डिटेल ऑन द स्केच फॉर्म। जब हम कोई सीजर बनाते हैं सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, ये सारा आपको उसमें नोट करना है। एंश्योर दैट ऑल द कंपोनेंट हैव एग्जिबिट लेबल्स अटैच्ड। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स से दिखाया है कि किस तरह से आपको उस पर एग्जिबिट करना है। सर्च एरिया फॉर डायरीज, नोटबुक, पीसीज ऑफ पेपर विद पासवर्ड ऑन। उसके प्राइमिसेस को नॉर्मली ट्रेडिशनली भी हम लोग इस तरह से सर्च करते हैं कि कोई पुराना टिकट बना है, कोई अभी लाइव टिकट बना है, कुछ उसने रसीद बुक प्रिंट करके रखी है जो वो अपने पैसेंजरों को देता है, या और बहुत सी डिटेल, कोई रजिस्टर है जिसमें रजिस्टर में मेंटेन करता है पैसेंजर का। तो ये सब एविडेंस बनेंगी उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए। आस्क द यूज़र इफ़ देयर आर एनी पासवर्ड और रिकॉर्ड दीज। अगर उससे पूछिए कि कौन कौन सी यूज़र हैं, कुछ पासवर्ड वो बताता है। When transporting electronic evidence, be aware of magnetic field and radio waves. उसको ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये फोटोग्राफ में आपको ट्रेडिशनल CPU दिखाया हुआ है, इसमें इस तरह से आप लोगों को लेवलिंग करनी है, उसके दोनों एंड पे मार्किंग करनी है, कौन सा केबल कौन से पोर्ट में लगा हुआ है, इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, लेवलिंग करनी है। और ये मटेरियल आपको अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि स्पॉट पे तो आपको मिलेगा नहीं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट मालूम है कि क्या चीज़ की ज़रूरत मुझे वहाँ पड़ने वाली है, तो ये सब चीज़ें आप मार्कर और पीस ऑफ पेपर्स हैं, ये सब लेके जाइए। ये जैसे देखिए इसमें दिखाया है कि ये 10 नंबर जो है वो केबल किस पोर्ट में लगी है, केबल के ऊपर नंबर पड़ा है और उसका पोर्ट जहाँ पे लगनी है वहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ कि मौके पे आपको किस तरह से CPU से हार्ड डिस्क निकालनी है। पूरा सिस्टम सीज करके लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी डाटा अवेलेबल होता है वो हार्ड डिस्क में अवेलेबल होता है। आपको कंप्यूटर का जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, सिर्फ उस हार्ड डिस्क को निकालना है। और ये बड़ा सिंपल है, इसमें किसी ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Hi, I'm Pedro, and I'm a contract data recovery engineer here at Qualcomm. And now I'm going to show you how to remove a hard drive from a desktop computer. And now, before we start, we need to make sure the machine is switched off and that all power cables have been removed. Removing a desktop hard drive couldn't be simpler, but if you're unsure in any way, contact your manufacturer, visit their website, or refer to the product menu. For this demonstration, I will be removing the hard drive from a typical desktop computer. Now, find your side panel screws located at the back of the casing. Carefully remove these screws and place them on the head. Slide the side panels away from the casing. Repeat the process for the other side panel. Locate the cables attached to the drive and the screws holding the hard drive in place. Carefully remove both the cables and the screws. Carefully slide out the hard drive in the internal casing. Place the hard drive on a soft, dust-free surface to avoid causing any further damage.
when you come to ship your hard drive to on-track data recovery, please make sure that it is well packaged, preferably in an anti-static bag. इस वीडियो को मैं एक बार और चला देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सिर्फ हमको हार्ड डिस्क जिसकी ज़रूरत होती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, उसको रिमूव करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिस्टम ले आते हैं, कीबोर्ड ले आते हैं, प्रिंटर ले आते हैं, माउस ले आते हैं। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा डाटा हार्ड डिस्क में अवेलेबल रहता है। आप सिर्फ हार्ड डिस्क लेके आइए, सीज करके लाइए, बाकी कुछ भी चीज़ सीज करके लाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। Hi, I'm Pedro, and I'm an on-track data recovery engineer here at Qualcomm. And now I'm going to show you how to remove a hard drive from a desktop computer. And now, before we start, we need to make sure the machine is switched off and that all power cables have been removed. Removing a desktop hard drive couldn't be simpler, but if you're unsure in any way, contact your manufacturer, visit their website, or refer to the product menu. For this demonstration, I will be removing the hard drive from a typical desktop computer. Now, find the side panel screws located at the back of the casing. Carefully remove these screws and place them on the set. Slide the side panels away from the casing. Repeat the process for the other side panel. Locate the cables attached to the drive and the screws holding the hard drive in place. Carefully remove both the cables and the screws. Carefully slide out the hard drive in the internal casing. Place the hard drive on a soft, dust-free surface to avoid causing any further damage. When you come to ship your hard drive to on-track data recovery, please make sure that it is well packaged, preferably in an anti-static bag. तो जैसा आपने देखा कि ये बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस तरह की छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो YouTube पे इजीली अवेलेबल हैं। आप लोग YouTube पे जाके उसको देख सकते हैं और एक दो बार आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटिंग करनी है। आफ्टर सिक्योरिंग क्राइम सीन, डॉक्यूमेंट्स द क्राइम सीन एंड सराउंडिंग एज अंडर। फोटोग्राफ्स लेनी है, अलग अलग एंगल से लेनी है, पूरा एक आपको ओवरव्यू भी लेना है और क्लोजअप भी लेना है। तो ये फोटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि रिलेटिव डायमेंशनल फोटोग्राफी और अवॉइड यूजिंग फ्लैश फॉर क्लोजअप, और एक कंप्लीट ऊपर का व्यू ले लीजिए, इसको ओवरऑल व्यू बोलते हैं। उसके बाद आपको जो सर्च और इंट्रोगेशन में उससे चीज़ें पूछनी है। सिंस वी हैव टू प्रूव हिज और हर कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ सेलिंग रेलवे टिकट्स, persons or place on the spot should invariably be interrogated, search to know all personal user ID, कि वो कितनी पर्सनल यूज़र आईडी से काम कर रहा है ये भी उससे पूछना ज़रूरी है। नॉर्मली इतनी आसानी से तो आपको बताएगा नहीं। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनिशियली जब हम लोग ई टिकटिंग में काम करते थे तो दिल्ली में तुगलकाबाद में एक केस हुआ था। उसमें जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया और करीब 10-12 डिक्वायर्ड टिकट्स उसके यहाँ रेड करने से पहले बनाई। बाय द वे उसने जो 10-12 टिकटें बनाई वो सब अलग अलग आईडी से बनाई। जब उसको पकड़ा गया तो उसने इनिशियली कहा कि नहीं मैं तो एक ही आईडी से काम करता हूँ, लेकिन जब उसको बाकी की 11 टिकटें दिखाई गई जो उसकी अलग अलग आईडी से बनी हुई थी तो आखिर में उसको मानना पड़ा कि हाँ मैं अलग अलग आईडी से काम करता हूँ। और वो सारी आईडी जो उसकी थी फिर हम लोगों ने उसकी डिटेल निकलवाई।
तो ये आपकी स्किल है कि किस तरह से आप उसको इंट्रोगेट करते हैं, किस तरह से चीज़ों को निकलवाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं लगेगी, ये आपकी स्किल, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है किस तरह से आप चीज़ें उससे निकलवाते हैं। ये सब चीज़ें आपको सीज करनी है जैसा नीचे बताया गया है। और कलेक्शन ऑफ डिजिटल डाटा, इफ़ एन एक्सपर्ट इज़ पार्ट ऑफ द रेडिंग पार्टी, उसकी एडवाइस आपको माननी है। सीपीयू और लैपटॉप किस तरह से आपको हार्ड डिस्क निकालनी है, सीपीयू का मैंने आपको बता दिया है। लैपटॉप का अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो खोलिए, अदरवाइज लैपटॉप तो सिंगल मशीन होती है, उसको आप डायरेक्ट सीज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं। If entire CPU is seized, also note down any unique identifier, get signature of accused and witness on hard disk. By using permanent marker, ensure that all items have been signed and complete exhibit label. After hard disk is removed, जब आपने हार्ड डिस्क निकाल दी, उस सिस्टम को दोबारा ऑन कीजिए। दोबारा ऑन करके उसमें एक बायोस आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसमें टाइम दिया गया होगा, वो टाइम और डेट आपको नोट करनी है। और जो पंचनामा आप बनाते हैं, सीजर मेमो बनाते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हु, ये सब डिटेल में लिखते हैं। हमने क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया। तो ये बेसिक वो है डिटेल्स हैं जो भी हम किसी भी सीजर मेमो में लिखते हैं। कनेक्ट सस्पेक्टेड HD टू इन्वेस्ट, ये आपको करने की जरूरत नहीं है जो लास्ट वाला है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं और ना ही आपकी टीम में कोई एक्सपर्ट है। तो जो लास्ट पॉइंट है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हार्ड डिस्क, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप सिस्टम को खोलेंगे तो ये दो तरह की हार्ड डिस्क होती हैं, एक को पाटा बोलते हैं, एक को साटा। आजकल जो है वो साटा ज़्यादा चलती है। तो आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ओल्ड वर्जन हो चाहे वो न्यू वर्जन हो। पाटा और साटा में बेसिक डिफरेंस ये है, जैसा ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी में कैपेसिटी वाइज जो है वो साटा ज़्यादा एडवांस मानी गई है। तो जो भी हार्ड डिस्क हो वो आपको सीज करनी है, उसमें से आपको निकालना है। ये दोनों जो हार्ड डिस्क हैं उनको इसमें दिखाया गया है कैसी ये दिखती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी लगी हुई है, आपको दोनों ही हार्ड डिस्क निकाल के उसको सीज करना है। कलेक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस में जब आपने हार्ड डिस्क को रिमूव कर लिया तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है उसको आपको नोट करना है। और ये जो बायोस है ये आपको किस तरह से दिखाई देगा, कहाँ से निकलेगा, उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्लिक द स्टार्ट बटन, इन द रन और सर्च बॉक्स टाइप CMD, देन क्लिक ऑन cmd.exe। in search result, if the user access control window appears, select yes. In the command prompt window at the C/prompt type system info and press enter. Locate the BIOS version in the result. ये इस तरह से दिखाई देता है। इसमें जो आप देख रहे हैं 28 नवंबर 2020 2 hours 3 minutes 8 सेकेंड यानी 2308 PM ये सिस्टम बायोस टाइम है। ये आपको अपने सीजर में नोट कर लेना है। अगर आप सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सिस्टम में से हार्ड डिस्क निकाल के ले जा रहे हैं। प्रिपेयर डिटेल्ड नोट गिविंग व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हु एंड ओवरऑल एक्शन टेकन इन रिलेशन टू कंप्यूटर इक्विपमेंट। आपने मौके पे कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ क्या क्या किया है वो सारा आपके सीजर में डिटेल्ड वे में आना चाहिए। अब आप वहाँ से सिस्टम को ले आए, जो भी एविडेंस आपको मौके पे मिले वो आप ले आए। अब आपको पोस्ट रेड क्या क्या एक्शन लेने हैं। पोस्ट रेड एक्शन में सबसे पहले है उसकी फ्यूचर जर्नी की टिकट आप इंटरनेट टिकटिंग से निकलवाइए जो लाइव हैं और उनको ब्लॉक करवाइए। ये 143 में प्रोविज़न है कि उसकी जितनी भी टिकटें हैं उनको कन्फिस्केट किया जाएगा। ई टिकट में आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारी टिकटें अपनी कैंसिल करा के रिफंड ले लेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसकी जितनी भी फ्यूचर जर्नी की टिकट्स हैं उनको आपको इमीडिएटली ब्लॉक करवा देना है। इसके लिए आप रिक्वेस्ट भेजिए IRCTC को। एड्रेस मैंने आपको सैफरन कलर में दिया हुआ है। और ITF को ये सारी ID डीएक्टिवेट करने के लिए बोलिए। उसका पेमेंट गेटवे पता कीजिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है इन केस
ज़्यादातर केसेस में नहीं ज़रूरत पड़ती है। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए, तो जो आपने सीज्ड डिजिटल डाटा है वो एनालिसिस के लिए आप एक्सपर्ट के पास भेज सकते हैं। उसमें आपको उसकी पूरी इंटरनेट हिस्ट्री पता चलेगी, इनकमिंग आउटगोइंग मेल पता चलेगा, किस किस की टिकट बनाता है, कौन सी साइट्स को फ्रीक्वेंटली विजिट करता है। अगर वो टाउटिंग करता है तो वो IRCTC की इंटरनेट टिकटिंग साइट पे फ्रीक्वेंटली विजिट करता होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सीज डाटा है उसको एनालिसिस के लिए भेजिए, और ए लिस्ट कंटेनिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये हर स्टेट में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, इसकी डिटेल एक अलग से एनेक्सर है उसमें दी हुई है। तो ऑब्वियसली ये अगर सीज डाटा है एनालिसिस के लिए भेजना है तो आपको उन्हीं को भेजना पड़ेगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों की फॉरेंसिक लेबोरेटरी अलग अलग होती है, उसकी डिटेल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और कोर्स कोऑर्डिनेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करें। अब सपोज आपने एक्सपर्ट को भेजा कि हमें जो है इसमें डाटा निकाल के दीजिए, तो एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम द फॉरेंसिक एग्जामिनर। तो सबसे पहले तो आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा, एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाना पड़ेगा। तो फॉरवर्डिंग लेटर में पहले आप उनको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताएंगे केस का, कि ये जो केस है वो क्या है और हमको क्या क्या चीज़ आपसे चाहिए। तो पहली स्लाइड में आपको वो पॉइंट्स बताए गए हैं जो आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए फॉरेंसिक एग्जामिनर को फॉरवर्डिंग लेटर में ये चीज़ें लिखेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री लिखेंगे केस की, डिटेल ऑफ द एग्जिबिट सीज्ड, क्या क्या आपने सीज किया है, द मॉडल मेक एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरेज मीडिया, डेट एंड टाइम ऑफ द विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम, द कंडीशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑन था या ऑफ था, इज इट वॉज स्टैंड अलोन कंप्यूटर और नेटवर्क, द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो उनसे पूछ लेंगे। द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल एंड देयर पासवर्ड, बायोस डेट एंड टाइम स्टैम्प इफ टेकन अगर आपने लिया है, और पंचनामा आपने कब बनाया, क्या डिटेल थी, या एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि बेटर अप्रिशिएशन ऑफ द फॉरेंसिक एग्जामिनर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जब आपने उनको दे दी फॉरवर्डिंग लेटर में, तब आप उनको एक क्वेश्चनेयर देंगे कि मुझे आपसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। व्हेन कंप्यूटर वाज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट और रिपोजिटरी, ज़्यादातर हमारे 143 में कंप्यूटर में ही टाउटिंग होती है, तो उनसे क्या क्या चीज़ें पूछनी है। पहला है व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, विच आर द यूज़र अकाउंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, अगर वो मल्टीपल है तो मल्टीपल डिटेल आएगी आपके पास। व्हाट फाइनेंशियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, आर देयर एनी लॉग्स अवेलेबल फॉर दीज एप्लीकेशंस, कौन कौन सी एप्लीकेशन उसके कंप्यूटर में है। प्लीज़ प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ फाइल नेम दैट वर रिसेंटली एक्सेस्ड, रिसेंटली उसने कौन कौन सी फाइल पे एक्सेस किया था, कौन कौन सी साइट पे एक्सेस किया था। तो इसमें आपको पता चलेगा कि वो फ्रीक्वेंटली IRCTC की साइट पे जाता है टिकट बुक कराने के लिए। कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसने उसके साथ अटैच कर रखी है, आर देयर एनी डाटाबेस और एक्सेल स्प्रेडशीट अवेलेबल इन द एक्टिव और डिलीटेड स्टेट, आर देयर एनी एनक्रिप्टेड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, इफ सो कंटेंट ऑफ द सेम, वाज द सिस्टम डेट एंड टाइम चेंज्ड एट एनी पॉइंट। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप उनसे पूछिए। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो जर्नल इन नेचर हैं। इंक्वायरी ऑफिसर मे ऐड और डिलीट एनी इंफॉर्मेशन ऑन केस टू केस बेसिस एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द केस। हर केस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको फिजिकल एविडेंस इतने मिल गए हों, आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, या फिजिकल एविडेंस ऐसा मिल गया हो जिसके बारे में आप कुछ चीज़ इनसे पूछना चाहें, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल क्वेश्चनेयर है, इसमें आप एडिशन, अल्ट्रेशन या डिलीशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो गोल्डन रूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो, नो एक्शन परफॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिगेटर शुड चेंज डाटा। किसी भी कंडीशन में डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। छेड़छाड़ आप ज़्यादा करेंगे, जितना छेड़छाड़ करेंगे मौके पे, उसका सबका लॉग क्रिएट हो जाएगा, टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाएगी, और वो उसकी एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इंडिविजुअल एक्सेसिंग ओरिजिनल डाटा मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू डू सो एंड हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन देयर कंटेंट। सीज करने के बाद, केस बनाने के बाद आपको कोर्ट में डिपोज करने के लिए जाना पड़ेगा, आपने क्या क्या किया ये सब वहाँ बताना पड़ेगा। तो काम उतना कीजिए जितना आप कोर्ट में इजीली डिपोज कर सकें। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंश्योरिंग द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर आर फॉलोड एंड इन कंप्लायंस विद गवर्निंग लॉ। कुल मिला के कहने का मतलब है कि काम उतना कीजिए जितना आप कर सकते हैं एज
as a non-expert. The chain of custody of seized digital evidence must be prepared. चेन ऑफ कस्टडी एक अच्छा क्या कहना चाहिए उसको, अच्छी प्रैक्टिस है कि आप डिजिटल डाटा सीज कर लाए तो वो डाटा किस किस की कस्टडी में रहा, एक आप चेन ऑफ कस्टडी बना लीजिए। उसमें किसकी कस्टडी में रहा, किसने उसको खोला, कब से कब तक, ये सारी डिटेल होती है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इसमें दिया हुआ है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। गाइडलाइंस टू प्रिपेयर चार्जशीट। अब आपने सारी जांच वाँच कर ली, उसके बाद आपको कोर्ट में चार्जशीट यानी जिसको कंप्लेंट बोलते हैं हम लोग, तो कंप्लेंट पेश करनी है। कंप्लेंट में चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हम सभी को मालूम है, लेकिन ये ब्रॉडली कुछ पॉइंट मैंने आपको लिख के दिए हैं। ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय कंप्लेनेंट या सोर्स अगर कुछ है तो। मेक श्योर द नेचर ऑफ साइबर क्राइम एंड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एनालिसिस रिक्वेस्टेड फ्रॉम FSL, जो आपने मांगा उनसे और जो आपको उन्होंने दिया, और उसको किस तरह से आपने इंटरप्रेट किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो आपने जो क्वेश्चन पूछे वो दे देगा, उसको क्राइम से किस तरह से आपको लिंक करना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, वो आपको लिखना पड़ेगा। प्रोवाइड द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम सीन एंड द प्रोसेस IO फॉलोड टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। मौके पे आपने किस किस तरह से कौन कौन सा एक्शन किया, ये सब पूरा डिटेल आना चाहिए। प्लीज इंक्लूड ऑल द टेक्निकल पर्संस हु आइडेंटिफाइड, प्रोड्यूस एंड एनालाइज द डिजिटल डाटा इन्फॉर्मेशन इन केस एज विटनेस। एनालाइज कराया है तो उनका सबका नाम उसमें लिखिए, कौन कौन इस केस से रिलेटेड था, उनको आपको प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाना पड़ेगा और वो सब कोर्ट में डिपोज करेंगे। प्लीज इंक्लूड द इंसिडेंट अकर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम टू एस्टेब्लिश द क्राइम अलॉन्ग विद द फाइंडिंग। कब कब आपने क्या क्या किया, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे आप उसको प्रोसीड किया, कैसे आपने उसको वेरीफाई किया, कैसे सीज किया, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक चार्जशीट या कंप्लेंट जो है वो आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तो टाइम प्लेज ए क्रिटिकल रोल। साइबर वर्ल्ड में टाइम जो है वो बड़ा क्रिटिकल एविडेंस होता है। सो प्लीज मेंशन द टाइम स्टैम्प इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसका सिस्टम टाइम, बायोस टाइम, एक्सेस टाइम, लॉग टाइम, फिजिकल एक्सेस, ये जो पंचनामा हम लोग बनाते हैं कब उसको एक्सेस किया, ये सब उसमें लिखना पड़ेगा आपको। फिर जैसा मैंने नीचे कहा कि द अबव आर ब्रॉड गाइडलाइंस ओनली and the EO may add or delete any information on case to case basis as per specific requirement. आपने कोर्ट में कंप्लेंट सबमिट कर दी, उसके बाद अब ट्रायल चलेगा, लेकिन जब तक ट्रायल नहीं चलेगा तब तक आपको जो सीज्ड डिजिटल मीडिया है उसको सिक्योर करके रखना है। तो ये ब्रेक ब्लॉक या रेल लाइन तो है नहीं, माल खाने में पीछे पड़ी रहेगी, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है, इसलिए इसको आपको प्रिजर्व करके रखना भी जरूरी है जिससे इसका डाटा लॉस ना हो। तो आफ्टर फिलिंग द चार्जशीट कंप्लेंट, अनदर इंपॉर्टेंट आस्क फॉर द EO इज टू प्रिजर्व द डिजिटल मीडिया टिल द एंड ऑफ द केस। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग गाइडलाइंस मे बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। प्लीज कीप द डिजिटल मीडिया ऑलवेज इन एन एंटी स्टैटिक कवर। जैसा आपने वीडियो में भी देखा था, जब उसको मौके पे सीज किया तो जिस कवर में उसने रखा वो एंटी स्टैटिक कवर था, ऐसा नहीं किसी पन्नी वन्नी में रख लिया, किसी लिफाफे में रख लिया। तो ये सब चीज़ें आप प्रोक्योर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जब आपको फ्रीक्वेंटली इसमें काम करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें आप प्रोक्योर करके रख सकते हैं। तो ऑलवेज स्टोर इन एंटी स्टैटिक कवर विद ऑल डिटेल्स एंड टैग और बारकोड। प्लीज़ क्रिएट ए सेपरेट इन्वेंट्री। इसकी एक अलग से इन्वेंट्री माल खाने में बना लीजिए जिससे ये बाकी सब चीज़ों के साथ मिक्सअप नहीं हो। और जहाँ एडवांस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है वो लोग बार कोड वगैरह भी लगते हैं, लेकिन बार कोड की ज़रूरत नहीं है, हमारी नमूना स्लिप सफिशिएंट रहती है। जब हम उसको एक कंटेनर में रखेंगे उसके ऊपर नमूना स्लिप चिपका सकते हैं। प्लीज़ स्टोर इन ए ड्राई एंड कूल प्लेस। नॉर्मली हमारे यहाँ पोस्ट पे ऐसा कोई अलग से प्रोविज़न तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देने की ये ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने रख दिया कि जिसके आसपास जो है वो कुछ हीटेड इक्विपमेंट या अप्लायंसेस जलता हो, तो उसको ड्राई और कूल प्लेस में रखिए। इफ़ पॉसिबल स्टोर इन अ गुड स्टोरेज डिवाइस विच इज़ फायर प्रूफ एंड टेम्पर प्रूफ। ये भी बहुत कॉस्टली आइटम हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई है, बहुत बड़ा गैंग कोई नैब हुआ है, तो उस केस में अगर आपने कोई डिजिटल मीडिया सीज किया है तो उसको आप स्टोर करने के लिए फायर प्रूफ या टेम्पर प्रूफ कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं।
Last but not the least, the digital evidence may look simple to acquire or keep, but maintaining its legal relevance is not an easy task. So professionalism has to take charge. तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब उसके बाद जब कोर्ट में केस शुरू होगा तो ईओ जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनको डिपोज करने के लिए जाना पड़ेगा। जब डिपोज करेंगे तो उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या क्या मैंने किया। तो ये एक इसको मैंने कंपाइल किया है कि अपनी जो टिप्स हैं वो आप बना के रखिए, जिससे आपको जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको डिपोज करने में कन्वीनियंट हो। तो उसके भी ब्रॉडली वही पॉइंट है कि कंप्लेंट और सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली, कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई किया, वेरीफाई किया, किस तरह से इन्फॉर्मेशन क्राइम सीन की विजिट किया, कैसे आइडेंटिफाई किया एविडेंस को, कैसे उसको कलेक्ट किया, कैसे प्रिजर्व किया, किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया आपने, या अगर एफएसएल में भेजा है तो आपने कैसे भेजा, रिक्वेस्ट फॉर एनालिसिस, क्या क्या रिक्वेस्ट आपने भेजी एनालिसिस के लिए, और उसका इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट में, और रिकंस्ट्रक्ट द केस, किस तरह से आपको पूरा केस बना तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और प्रिपेयर द कंप्लेंट, किस तरह से आपने कंप्लेंट प्रिपेयर की, कंप्लेंट में क्या क्या, ये आपके टिप्स रहेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इन द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब ये सिलसिला ट्रायल का चलता रहेगा, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स जो है वो उसको डिसाइड करेंगी जैसा वो ठीक समझेंगी। जितना अच्छा आपका एविडेंस होगा उतना अच्छा उसको पनिशमेंट मिलेगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मोर देन 50% केसेस में, जो मैंने वेस्टर्न रेलवे में किया था, जो फाइन अमाउंट था वो लेस देन 50% था। ये इसलिए भी था क्योंकि हम लोग जो रेलवे एक्ट के केसेस करते हैं, अब उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारे पास काम का बर्डन हो सकता है, तो एविडेंसेस हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। तो जिस हिसाब से हम एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे उसी हिसाब से कोर्ट्स जो है वो फाइन करेंगी। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। और यहाँ मैं आपको एक ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूँ। ये कुछ जल्दबाजी में एक केस कर दिया गया था और जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया था, तो इसमें कोर्ट ने बड़ा एडवर्स रिमार्क दिया था। एक्यूज को बरी भी कर दिया गया था। हालांकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एसएलपी में गया हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब उसका क्या फैसला होगा। तो ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट ने क्या कहा, और ब्लू कलर से मैंने जो लिखा है वो हमको क्या उस समय करना चाहिए था या क्या उसका एक पॉसिबल सबमिशन हमारा हो सकता था कोर्ट के सामने, वो मैंने दिया है। तो 4-5 पॉइंट हैं, इसको हम लोग अगर ध्यान रखें तो ये सिचुएशन दोबारा नहीं आ सकती। तो पहला ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट का था, द एक्ट वॉज एनेक्टेड मच बिफोर द एडवेंट ऑफ ई टिकट सिस्टम। उनका कहना था कि जो आपका एक्ट है उस समय ई टिकट नहीं था, तो ये फैक्ट है, ई टिकट नहीं था उस समय। लेकिन जो हमारा एक्ट है या जो कमर्शियल मैनुअल कहता है उसमें टिकट वर्ड यूज किया गया है, कैसी टिकट होगी ये नहीं लिखा गया है। तो टिकट का जो स्वरूप है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसको आप ऐसे समझिए, बहुत पहले लकड़ी के स्लीपर लगते थे, उनको भी स्लीपर कहा जाता था। उसके बाद फिर आयरन के स्लीपर लगे, उनको भी स्लीपर कहा जाता है। आजकल कंक्रीट के स्लीपर हैं, वो भी स्लीपर कहलाते हैं। हो सकता है कल को फाइबर के स्लीपर आ जाए। तो स्लीपर विल रिमेन द स्लीपर, इसी तरह से टिकट विल रिमेन द टिकट, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो ये टिकट को डिफाइन किया हुआ है डिजिटल एग्रीमेंट में। अगर किसी कोर्ट में आपको चैलेंज किया जाता है कि भाई ये तो टिकट ही नहीं है, और ये हुआ है 2015-16 में जब कुछ केसेस हम लोगों ने एनालाइज करके पोस्ट पे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे IRCTC सिस्टम से, तो इनिशियल रिएक्शन हमारे ऑफिशियल्स का भी यही था पोस्ट लेवल पे कि ये तो टिकट ही नहीं है, इस पे 143 लगेगा ही नहीं। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, उसमें एक पॉसिबल आर्ग्यूमेंट हमारा ये हो सकता था जो मैंने आपको नीचे दिया है कि सब टिकट को डिफाइन किया गया है IRCTC में और ई टिकट को भी डिफाइन किया गया है। तो ये आगे कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये एक पॉसिबल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, द यूज ऑफ कंप्यूटर और यूज ऑफ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग टिकट परचेज बाय अ ट्रेवलर कैन नॉट बी डीम्ड एज सेल अफेक्टेड बाय द ऑनर ऑफ द कंप्यूटर और प्रिंटर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा कोर्ट ने। इस केस में हम लोग जो बेसिक इंग्रेडिएंट था सेल एंड परचेज का, उसका एविडेंस प्रोड्यूस करने में
फेल रहे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप पहले इंश्योर हो जाइए कि जिसके ऊपर आप जिसको अप्रोच करने जा रहे हैं, जिसको आप रेट करने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में सेल परचेज जो कि बेसिक एविडेंस वो है, इंग्रेडिएंट है, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस केस में वो कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए कोई एविडेंस नहीं था। कोई एविडेंस नहीं था तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये बिल्कुल ठीक था। तो भविष्य में कभी भी आप चेक करें, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, या जिस तरीके से अगर आपको कोई डाटा भी मिलता है तो आप डेक्वाय जरूर कर लीजिए, 1-2 टिकट डेक्वाय में करा लीजिए, तो एटलीस्ट आप ये इंश्योर हो जाएंगे कि जिसके थ्रू हम लोग जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं वो कोई गलत आदमी नहीं है। इसमें गलत आदमी को कर लिया गया था और उसके एविडेंसेस भी क्रिएट नहीं किए गए थे, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट ने किया। एक और ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर आईडी विद आईआरसीटीसी इज रेगुलेटेड बाय द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द आईआरसीटीसी। इफ देयर इज अ वायलेशन बाय द यूज ऑफ सच फैसिलिटी विद आईआरसीटीसी, इट इज ओपन फॉर आईआरसीटीसी टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये यूजर और आईआरसीटीसी के बीच का बात है। अगर उसने कोई रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया है तो सब आईआरसीटीसी एक्शन लेगी, आप क्यों आ गए बीच में। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। इसका एक पॉसिबल आर्गुमेंट ये हो सकता था कि एन एक्ट इज अबव एनी एग्रीमेंट। एक्ट जो है एग्रीमेंट से बड़ा है। हालांकि इसके बाद उनकी टर्म्स कंडीशन को भी मॉडिफाइड करा दिया गया। अब उनकी टर्म्स कंडीशन में भी ये लिखा है कि अगर आप पर्सनल यूजर आईडी से टिकट को खरीदते बेचते पाए गए तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अब ये टर्म्स कंडीशंस को भी इस केस के बाद जो है वो मॉडिफाइड करा दिया गया, तो अभी उसमें ये मेंशन है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था, देयर इज नो सेल ऑफ टिकट बाय द पेटिशनर एज इवन एडमिटेड इन द काउंटर, द सेल इज बीइंग कंडक्टेड बाय आईआरसीटीसी। फिर जैसा मैंने कहा कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट था उसके एविडेंस क्रिएट नहीं किए गए, इसलिए कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ा। और लास्ट ऑब्जर्वेशन उनका था, to constitute a criminal offence under section 143 of the act, the action of the accused must be a kind of act as prescribed in the penal provision। बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उसके ऊपर कोई पीनल प्रोविजन इन्वोक कर रहे हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो तो पूरे होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन था। और क्योंकि इस केस में नहीं किया गया था, तो अगर आप आगे भविष्य में कभी करते हैं तो मेहरबानी करके वो सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लीजिए थ्रू एविडेंसेस, जिससे ये सिचुएशन कोर्ट में भविष्य में ना आए। तो ये इस तरह से जो नेक्स्ट पार्ट था वो खत्म हुआ। और इसमें बहुत ब्रीफ में मैं आपको जो है वो कुछ कॉमन इरेगुलरिटीज बताऊंगा, केस स्टडी बताऊंगा और पब्लिक अवेयरनेस और थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा मैं। कॉमन इरेगुलरिटीज जो है ओवर चार्जिंग होती है, जैसे मैंने आपसे कहा पर पैसेंजर बेसिस पे अमाउंट को अल्टर होके करती हैं। ई टिकट मल्टीपल यूज़र आईडी से होती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ आईडी होती है। जो टिकट का प्रिंट है वो नॉन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे होता है। पर्सनल यूज़र से तत्काल टिकटें होती हैं। इन्वॉल्वमेंट इन टाउटिंग होती है। डिस्प्ले ऑफ सर्विस, नो डिस्प्ले ऑफ सर्विस चार्जेस। ये वो सारी इरेगुलरिटीज़ हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेक्स के दौरान डिटेक्ट हुई हैं। उस बेसिस पे इसको मैंने एनलिस्ट किया है। तो ये तमाम तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं, ये इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम में होती हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पब्लिक अवेयरनेस, कुछ कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप पब्लिक को अवेयर कीजिए। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो डीएक्टिवेटेड ब्लैक लिस्टेड एजेंट हैं उनकी साइट पे अवेलेबल हैं। एक मार्की चलती रहती है कि आप पर्सनल यूज़र आईडी से बनी हुई टिकट मत खरीदिए। और ओवर चार्जिंग के लिए जैसे ही टिकट बनता है, यूज़र का जो पैसेंजर का मोबाइल नंबर होता है उस पर ये मैसेज जाता है। ये भी एक चेक के बाद शुरू करवाया गया था कि जिससे ये पता चल जाए यूज़र को कि एक्चुअली टिकट का फेयर 805 रुपये है। अगर एजेंट ने उससे 1000 रुपये लिया तो उसका मतलब 200 रुपये सर्विस ओवर चार्जिंग किया है। तो ये भी एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक तरीका था। एक छोटी सी केस स्टडी है, इसका बेसिक पर्पस शेयर करने का ये है कि नॉर्मली ई टिकटिंग तो वर्चुअल होता है। आप ये सोच के चल रहे हैं कि ई टिकट का जो टाउट है वो दिल्ली में बैठा है और जब आप उसको प्रोसीड करते हैं, जब उसकी डिटेल आती है तो वो बैंगलोर में निकलता है।
तो ये एक केस स्टडी छोटी सी है, ये सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में हम लोगों ने कुछ डाटा एनालिसिस किया था। तो एक सस्पेक्टेड आईडी थी अभिया दास। तो ये अभिया दास की जब इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमको मिली तो ये पता चला कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में कहीं काम कर रहा है। तो PCSC SCR को हम लोगों ने एग्जस्टिव इंक्वायरी के लिए जो है वो इस आईडी को भेजा। उस आईडी के दौरान ये पता चला कि ये साउथ ईस्टर्न के जुरिस्डिक्शन में नहीं, ये सेंट्रल रेलवे में कहीं काम कर रहा है। तो सेंट्रल रेलवे को उसकी फोटोग्राफ भेजी गई, कुछ और इंक्वायरी की डिटेल भेजी गई। सेंट्रल रेलवे ने उसमें एक फॉर्मल केस रजिस्टर कर लिया और इस आईडी पे सर्विलेंस लगा दी कि ये टिकट कहाँ कहाँ की बुक कर रहा है। तो सर्विलेंस के दौरान ये एक दिन ट्रेन नंबर 12869 मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रेवल करता हुआ इसकी लोकेशन आई। अब ये लोकेशन फिर तीसरे जोन में चली गई। ये इनिशिएट कहाँ से हुआ? सिक्योरिटी डायरेक्ट दिल्ली से, भेजा गया साउथ ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता, उसके बाद ये पहुंचा सेंट्रल रेलवे मुंबई और ये लोकेट हुआ SECR यानी बैंगलोर। तो जब इसको नैप किया गया तब इसके पास से एक लैपटॉप निकला, ट्रांजैक्शन ऑफ 40.2 लाख की टिकट और 25 फेक पर्सनल यूजर आईडी, और एक ये भी पता चला कि एक इसका कोई एसोसिएट भी है। तो उस एसोसिएट को भी इस केस में अरेस्ट किया गया। उसके पास भी बहुत बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन निकला, फेक पर्सनल यूजर आईडी निकली, और ये जो केस दिल्ली से एनालाइज होकर चला था वो फाइनली साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे होता हुआ साउथ ईस्ट SECR में नैब हुआ और फाइनली केस जो है वो सेंट्रल रेलवे में रजिस्टर हुआ। तो बेसिक पर्पस मेरा ये बताने का है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में जा रही है तो आप कंसर्न PCSC महोदय को वो सारी डिटेल अपनी रिपोर्ट के साथ भेज दीजिए, आगे की कार्रवाई वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही सब जगह जो है उसको कोशिश करें। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही है आप कोशिश कीजिए कि आप उस जुरिस्डिक्शन के ऑफिशियल्स को उस केस को हैंड ओवर करें और फाइनली वो केस जो है वो अच्छी तरीके से डील होगा। लास्ट स्लाइड मेरी है कि इस पूरे PPT से आप लोगों ने क्या क्या टेक अवे किया, क्या क्या सीखा। तो पहला मेरा आपको बताने का पर्पस है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इनकी साइट पे अवेलेबल हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑथराइज एजेंट के लिए हैं, रूल रेगुलेशन जो है वो पर्सनल यूज़र के लिए हैं। इनका दोनों का लिंक दिया हुआ है। और जब आप चेक करने जाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन आपको बताई गई हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, उनको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। शॉर्टकट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप फिर उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जैसा ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के केस में हुआ। तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको इनवेरिएबली आप कोशिश कीजिए कि हर केस में फॉलो करें। मैं मानता हूँ कि हर केस में उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कीजिए कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में आपको लगता है कि ऑथराइज एजेंट ने कुछ इरेगुलरिटी की है तो उसको ज़बरदस्ती आप 143 की तरफ मत खींचिए। आप एक अपनी सिंपली रिपोर्ट बनाइए, इंटरनेट टिकटिंग IRCTC को भेजिए विद द रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन एंड अंडर इंटीमेशन टू योर ऑफिस। वो आपको एक्शन लेंगे, आपको एक्शन टेकन भेजेंगे, उस रिपोर्ट को आप अपना पुटअप कर दीजिए। ट्राई टू प्रूव ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2। ज़्यादातर केसेस में हम लोग एक टाउट को पकड़ते हैं, उसके बाद कंप्लेंट बनाते हैं, दाखिल कर देते हैं। उसके जो एसोसिएट हैं या उसमें जो और लोग इन्वॉल्व हैं, जो अबेटमेंट वगैरह है, उसको आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों को भी शामिल कीजिए। पोस्ट रेड एक्शन में जो फ्यूचर जर्नी की टिकट है उनको जल्दी से जल्दी ब्लॉक कराइए, अदरवाइज़ वो उनको सबको कैंसिल करा के जो है पैसा वापस ले लेगा। और जब आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते हैं तो कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्ट लिखते समय उस सिस्टम को आप अच्छी तरह से समझते हैं। आपके दिमाग में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर ये सिस्टम ऐसा कर दिया जाए तो इसमें जो है वो सिक्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आप ये ध्यान रखिए कि कितने बड़े सिस्टम को आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों में चेक एंड बैलेंस बनाते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी रिपोर्ट में एज सिस्टम इम्प्रूवमेंट जरूर सजेस्ट कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एडवर्स ऑर्डर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का है उसको आप ध्यान में रखिए कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी और उसमें क्या क्या गलती हुई
अपनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या एक्शंस के दौरान उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जब आप कागज़ बनाते हैं, कंप्लेंट प्रिपेयर करते हैं, कोर्ट में डिपोज करते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। तो एक सक्सेसफुल केस करने में आप सक्सेसफुल केस कर पाएंगे और ऐसा कोई एडवर्स एक्शन भी नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये नीचे मेरा डिटेल मैंने मेंशन कर दिया है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेल आईडी है। अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिशनल चीज़ें आपको पूछनी है तो आप मेल कर सकते हैं और वर्किंग टाइम में मोबाइल से भी मेरी बात कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि कोई अगर किसी तरह की चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी वो जो क्वेरी है या जो आप जानना चाह रहे हैं उसको मैं पूरा कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।